नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी मिक्स क्वेश्चन की 8वीं क्लास। इससे पहले मैं 7 क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो भारत जीके विद अंजलि चैनल के साथ जुड़ के आप वो क्लासेस देख सकते हैं। उसमें मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें भारत जीके, हिंदी, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, करंट, इन सभी के मिक्स क्वेश्चन और हिंदी के भी मैंने क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। तो इसमें आपको सभी के मिक्सचर क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया है? बात करें भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया है मदरसा, तो कहाँ किया है इन्होंने? सर्वप्रथम स्थापित करते हैं ये कलकत्ता के अंदर। कहाँ करते हैं? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में इन्होंने पहला मदरसा स्थापित किया। अगर मैं आपसे इसमें सन पूछूं कि कौन से सन में इन्होंने स्थापित किया, तो ये करते हैं 1781 के अंदर। कब करते हैं? 1781 में। बात करें अपन कलकत्ता की, तो कलकत्ता के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, पर 1911 से पहले ये भारत की राजधानी हुआ करता था, राजधानी। और इसकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारी संस्थान वगैरह कहाँ चला करती थी, तो वो कलकत्ता के अंदर चला करती थी, क्योंकि भारत की राजधानी 1911 से पहले ये थी। और 1911 के बाद में कहाँ स्थानांतरित कर दी गई, तो वो दिल्ली कर दी गई है। तो इस वजह से आज के मुकाबले पहले इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, पर अब उतनी नहीं है जो राजधानी में होनी चाहिए थी। किसके पक्षधर नेहरू थे, किंतु गांधी जी नहीं थे। ये मानते थे नेहरू जी कि औद्योगिकीकरण होना चाहिए, वो भी भारी मात्रा में। पर इसके लिए साफ इनकार कौन कर देते थे? गांधी जी। ये इसके सख्त खिलाफ थे, पर नेहरू जी कहते थे कि अच्छा औद्योगिकरण होगा तो लोगों को क्या रोजगार अच्छा मिल पाएगा। तो इसके खिलाफ कौन थे? गांधी जी। तो आज से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेहरू जी किसके पक्षपात थे, पर गांधी जी नहीं थे। तो ये औद्योगिकरण करना चाहते थे, उद्योग लाना चाहते, पर गांधी जी ने मना कर दिया था। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अब बात करें इसकी नियुक्ति की, तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा होती है, पर किसके संशोधन पे? अगर दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के दोनों सदनों के संबोधन पे क्या होता है? इसकी नियुक्ति हो जाती है। संबोधन अगर कर दे ये दोनों सदन, कौन? राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के संबोधन पे क्या होता है? नियंत्रक और लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। पर ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और अगर इसको हटाने की बात करें तो उसमें भी दोनों का पक्ष होना जरूरी होता है। क्लियर है? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के दिन पूछा गया है कि प्रथम दिन अधिवेशन या अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यानी भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की बात करें तो प्रथम दिन यानी पहला दिन था जिस दिन इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते थे। तो ये कौन थे? तो ये प्रारूप समिति या संविधान सभा की समिति में अस्थायी रूप से सदस्य थे या अध्यक्ष माना जाता है। तो इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन बनेगा कि सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष थे या अस्थायी अध्यक्ष थे? तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो यह अस्थायी सदस्य थे और अध्यक्ष भी। ठीक है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्थायी अध्यक्ष कौन था इसका। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक निर्माण मतलब सीधा सा पूछा जाए तो रुपए या बजट की बात होती है, तो कौन करता है? आरबीआई करता है। नोटों को छापना और सारे बैंक तक पहुंचाना किसका कार्य होता है? रिजर्व बैंक का होता है। बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे इसका मुख्यालय? मुंबई के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर आपसे पूछा गया है, तो कौन सा कर है ये?
आयात और निर्यात, सीमा कर। कौन सा है? सीमा कर इसको कहते हैं। आपने कोई भी चीज मंगवाई या यहाँ से ट्रांसफर करी है तो उसके लिए आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? सीमा कर आपको देना पड़ेगा, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरी जगह आप पहुंचाते हो। और इसके अलावा किसी भी फसल या किसी और व्यापार के ऊपर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? चुंगी टैक्स उसको कहा जाता है। ये पहले लगाया जाता था पर अभी इसका नाम सीमा कर या दूसरा हो गया है। भारतीय नदियों में कौन स्तुरी बनाती है? भारतीय नदियों में कौन स्तुरी बनाती है आपसे पूछा गया है, तो कौन सी नदी स्तुरी बनाती है? ये बनाती है तापी नदी। तापी यानी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इसका उद्गम कहां से होता है? तो ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से ये निकलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये दर्रे बहुत प्रमुख हैं एग्जाम में, एग्जाम का मतलब जो एग्जाम बनाता है उसके फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि नाथुला दर्रा काफी टाइम आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य के अंदर आता है नाथुला दर्रा। नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही होते हैं? तो किसके स्रोत बिंदु एक होते हैं आपसे पूछा गया है, तो इसमें दो नदियां आएगी। प्रथम नदी आती है ब्रह्मपुत्र और दूसरी आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में आप सब जानते होंगे कि सिंधु नदी का काफी विवाद एक टाइम चर्चा में रहा था। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? पर बहुत सारे क्या इसका प्रयोग कर भी देते हैं। किसके लिए? पहचान पत्र के लिए। पहचान पत्र के रूप में इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का ये उद्देश्य है कि आप इसका प्रयोग सिर्फ पहचान पत्र के रूप में नहीं कर सकते, पर बहुत सारे इसका इसमें भी उपयोग कर देते हैं। एक्सरे का शोधक आपसे पूछा गया है, या एक्सरे का शोधक यानी कि इसको किसने खोजा था या नामकरण किसने दिया, या एक्सरे के बारे में आपसे पूछा गया है, तो रोएंटजन के द्वारा क्या किया गया था? एक्सरे को प्रतिपादित किया गया था। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरलता तथा गैसीय रूपों का सह-अस्तित्व होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बिंदु कहा जाता है त्रिक बिंदु। क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु उसको कहा जाता है। कार्बोमेट कीटनाशी के उत्पाद में प्रयुक्त कच्चा माल होता है। कौन सा कच्चा माल इसमें उपयुक्त होता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये आएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड कौन है? ये गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में कोई भी नहीं भूल सकता है। 2 से 3 दिसंबर 1984 में मध्य रात्रि को भोपाल में एक गैस त्रासदी होती है जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का इस गैस का रिसाव हो जाने के कारण लाखों हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब मैंने भोपाल जिला पढ़ा है तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल पता होगी। कहाँ की कंपनी थी ये? तो ये अमेरिका की कंपनी थी। एक मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो भूमि को कहा जाता है पारिस्थितिक पदछाप। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक पदछाप इसको कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश आपसे पूछे गए हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की सबसे अधिकतम सीमा लगती है। फिर आता है पाकिस्तान, फिर कौन आता है? श्रीलंका, फिर अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार। फिर अगर थोड़ा सा दूर की बात करें तो कौन आ जाएगा? चीन आ जाएगा, उसके बाद में रशिया आ जाएगा। तो ये सब अपने आसपास के क्षेत्र में ही हैं। तो कौन है? भारत के पड़ोसी देश हैं ये सब। तो अधिकतर आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम सीमा कौन से देश की लगती है? तो बांग्लादेश की लगेगी, ना कि पाकिस्तान की। बहुत सारों को यही पता होगा कि पाकिस्तान की लगती है, पर पाकिस्तान से ज्यादा किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। क्लियर है? आगे बढ़े।
सबसे नाखुश देश आपसे पूछा गया है कि सबसे नाखुश देश कौन सा है। अब कितने देश हैं दुनिया में ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसमें 149वीं रैंक किसकी है, तो आती है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ये वर्ल्ड हैप्पीनेस में सबसे लास्ट में आता है कौन, अफगानिस्तान, ये सबसे नीचा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम नंबर पे कौन आता है जो सबसे खुश है सारे देशों में से, तो प्रथम नंबर पे आता है फिनलैंड। फिनलैंड फिनलैंड क्या है, तो ये प्रथम नंबर पे आता है। 149 नंबर पे अफगानिस्तान है, नाखुश देश की श्रेणी में है कि इसमें हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं बची है। और अगर भारत देश की अपन बात करें कि भारत कितने नंबर पे आता है, तो वो 139वें नंबर पे आता है। कौन, भारत। तो भारत की रैंक इसमें क्या है, 139वीं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पाकिस्तान की रैंक इसमें क्या है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के लोग अपने से भी ज़्यादा खुश हैं। अगर हैप्पीनेस के मामले में बात करें तो भारत इससे पीछे है और पाकिस्तान आगे है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने नंबर पे पाकिस्तान का नाम आता है। आपको लगता है कि वाकई में वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं भारत से। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है कि जब पानी जम जाता है तो वो क्या करता है, फैलने लगता है। जमने के बाद फैलने लगता है। जमने के बाद क्या होता है, फैलने लगता है। और फैलने के कारण वो स्पेस नहीं बना पाता है, जगह नहीं होने के कारण क्या होता है, बोतल को टूटना ही पड़ता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या होता है, तो इसमें कार्य ये होता है कि रेफ्रिजरेटर का मतलब ये फ्रिज आता है, इसमें थर्मास्टेट का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करता है। ये आपके अकॉर्डिंग चलता है। जितना आप तापमान बनाए रखोगे, जितना स्ट्रेट पे इसको रखोगे तो उतना ये हो जाएगा। तो थर्मास्टेट की वजह से क्या होता है, फ्रिज का एक जैसा तापमान बना रहता है। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन हो जाएगी, तो कितना कम करना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस कर देने पे क्या होगा, तापमान भी गैस शून्य हो जाएगा। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं, कणों के द्वारा ट्रांसफर क्रिया को आप कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कंडक्शन इसको कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है तो आयतन क्या हो जाता है। अब पानी को आप क्या 4 डिग्री सेल्सियस से, 4 डिग्री सेल्सियस से क्या करोगे, 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आप क्या करते हो, उसको गर्म करते हो, उबालते हो, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, घटेगा इसका आयतन। क्या होगा, घटेगा इसका आयतन। ये सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है आपसे पूछा जाता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया ज्यादातर किसमें देखने को मिलेगी आपको, तो तारों के अंदर। तारों के अंदर कहाँ देखने को मिलेगी, तारों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान आपसे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ आएगा, फ़ारेनहाइट भी लिखा हुआ आएगा, और सर से रिलेटेड और भी आपको कुछ नाम देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सी को याद रखने से बेस्ट है कि सेल्सियस आप याद रखो, क्योंकि संख्या आपको सेम दे देंगे और पीछे की जो नाम है ये वाला चेंज कर देंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। गुप्तकालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम आपसे पूछे गए हैं, तो कौन कौन आ जाएगा इसमें, सर्वप्रथम आएगा उज्जैन, प्रयाग, कौशाम्बी, प्रयागराज, उज्जैन, कौशाम्बी, लुम्बिनी, काशी। कौन कौन हो गया है, उज्जैन, प्रयाग, कौशाम्बी, लुम्बिनी,
काशी। इसके अलावा और कौन आता है, एक और आता है मध्य प्रदेश का विदिशा, और विदिशा के अलावा पाटलिपुत्र। बहुत सारे नाम हैं ऐसे तो, पर बेसिकली ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाएंगे कि कौन कौन से हैं, तो इनमें से ही नाम आएगा। तो पाटलिपुत्र, विदिशा, उज्जैन, प्रयाग, कौशाम्बी, लुम्बिनी और काशी। लुम्बिनी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, काशी, कौशाम्बी, प्रयाग, उज्जैन, विदिशा, सिर्फ पाटलिपुत्र बचा है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो एक गुप्तकालीन प्रमुख व्यापार केंद्र है, और इनमें से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा शहर है जो महाजनपद में शामिल था। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इन सारे ऑप्शन में से देख के बताएंगे कि कौन सा नगर जो शहर था वो क्या था, महाजनपद में शामिल था। व्यापारियों की समिति का समूह को क्या कहा जाता है, तो निगम इनको कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है। निगम इनको कहा जाता था, और कब कहा जाता था, तो गुप्त काल में इनको कहा जाता था, गुप्त काल के अंदर। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी इसको कहा जाता है, ये आप पढ़ चुके होंगे। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, बाघ की गुफाएं आपसे ज़्यादा डीपली ना पूछ के यहाँ पे राज्यों का नाम आ जाएगा, तो उसमें आपको मध्य प्रदेश क्लिक करना है। एक क्वेश्चन लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा था यूट्यूब पे कि हमको एग्ज़ाम कैसे क्या देना है, मतलब ऑप्शनल रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, या इसके अलावा हमको फुल डिटेल वहाँ लिखना पड़ेगा। जब आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर बेस्ड हमारी एग्ज़ाम होगी। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑप्शनल 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को अपन को सही आंसर लगाना है, और ये चीज़ भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 1/2 माइनस मार्किंग है, मतलब 2 गलत करते हो तो 1 सही नंबर का आपका आंसर कट कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आया था एक और, हाँ, मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आता है तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगी, कोई लड़की थी उसने पूछा था। तो आप कैसे एग्ज़ाम दोगे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप कंप्यूटर वहाँ चलाना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वहाँ पे जितने भी टीचर रहेंगे आपको बता देंगे कैसे क्या आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आप आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़े। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर आती है। इसके साथ में मध्य प्रदेश का धार जिला इसमें शामिल है। तो बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर है। मैं धार जिला पढ़ा चुकी हूँ, अगर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो तो आप धार जिला चेक कर सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में आती बाघ की गुफा। इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक टाइम बाघ निवास करते थे और मनुष्य भी यहाँ निवास करके गए हैं, इस वजह इसका नाम बाघ निवास या बाघ गुफा इसका नाम रख दिया गया है। कार्यालय कार्य में नथिंग का अर्थ क्या होता है। अगर आप किसी कार्यालय में काम करते हो तो नथिंग का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है टिप्पण लिखना, टिप्पण लिखना। ये टिप्पणी नहीं है, ये टिप्पण है, किसी कार्यालय में यूज होने वाला ये शब्द है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्ति किस वर्ग की है, ये आपसे पूछा गया है, तो कौन से इसमें आती है ये, तो ये भी टिप्पण के अंदर आती है, पर सामान्य टिप्पण के अंदर। ये सारे हिंदी के क्वेश्चन हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सामान्य टिप्पण है और इसमें टिप्पण लिखना है, टिप्पणी नहीं है ये। 100 सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक होता है, तो क्या अनावश्यक होता है ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप कोई भी सरकारी पत्र लिखते हैं तो उसमें आप व्यक्तिगत जीवन के बारे में वर्णन करें, या जरूरी नहीं होता है, तो आप इसमें क्या करेंगे, व्यक्तिगत शैली बताना इसमें क्या अनावश्यक होता है। बताओ तो आपकी मर्जी, नहीं बताओ तो भी आपकी मर्जी। तो 100 सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है, तो ये आवश्यक रूप से नहीं है कि आप पत्र लिख रहे हो तो आपको व्यक्तिगत शैली बताना जरूरी होगा। सरकारी पत्रों में सर्वनिर्देशक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप हिंदी माध्यम से तो आपको पता होगा, लास्ट में क्या लिखते हैं, भवदीय। क्या लिखते हैं, भवदीय, और फिर आप आपका नाम लिख के छोड़ देते हो। क्लियर है, आगे बढ़े। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। कौन करते हैं, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। वैसे वोटिंग के आधार पे होती हैं, सारे विधायक मिल के इनको क्या करते हैं, विधायक वोट देते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, पर सारे विधायक जितने भी विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, उसी के आधार पे क्या होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया जाता है। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है,
तो दो नदियों के बीच, तो दो आब आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? दोआब। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। अगर दो नदियां हैं, उनके बीच में थोड़ी जगह खाली है और वो उपजाऊ लायक है, तो उसको दोआब आप कह सकते हैं। भारत का वह राज्य जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा गया है, तो वो कौन आएगा? राजस्थान। और इससे पहले कौन आता था? मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ में कौन शामिल था? छत्तीसगढ़। परंतु बंटवारे के बाद में किसका स्थान प्रथम आ गया है? तो राजस्थान का स्थान प्रथम आ गया है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित हैं? तो किसको संबंधित माना जाता है? इसमें लोकनायक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक इनको कहा जाता है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है, तो वो आते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या कहा था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। और किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो केंद्र सरकार में कौन करेगा? तो वो करेंगे प्रधानमंत्री जी। जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे वो ही करेंगे इसकी अध्यक्षता। और नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग इसका नाम था। अभी इसका नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया है। और इसकी अध्यक्षता हमेशा से ही कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही की जाएगी। जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री रहेंगे वो ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, तो इसको चुनने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के हाथ में होता है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो ये है तारापुर के अंदर। कहाँ पे है? तारापुर के अंदर। नदी जो अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है, ये बार बार अपना रास्ता बदल लेती है। नदी का नाम आपसे पूछा गया है, तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी क्या करती है? बार बार अपना रास्ता बदलती रहती है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसे दिया गया है? तो कौन सी मूवी है ये? शेरशाह। किसने देखी है मूवी? शेरशाह को क्या दिया गया? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसे मिला है। अगर बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो इन्हीं के नाम पे इसकी पुरस्कार की शुरुआत होती है। सिनेमा के पिता इनको कहा जाता है। सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के। इन्हीं के द्वारा प्रथम मूवी का निर्माण किया गया था और आज भी इन्हीं के नाम पे सबसे बड़ा, अगर सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये 50वां और 51वां किसे मिला है? ये आपसे पूछा जाए तो 50वां मिला था किसको? अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी को मिला था। और ये 51वां किसे मिला है? तो ये मिला था रजनीकांत को। किसे मिला था? रजनीकांत को। और अगर इससे पहले की पूछा जाए कि 49 नंबर का किसे मिला था, तो विनोद खन्ना जी को यह मिला था। क्लियर है? तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में 18-19 के जो मिल चुके हैं। चर्चित पुरस्कार अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा था? श्री निकेतन पुस्तक के राइटर आपसे पूछे गए हैं, तो कौन लिखते हैं इसको? उमादास जी। कौन लिखते हैं? उमादास। उमादास गुप्ता के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और आप इसको IMP लगा लीजिए, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से कहीं ना कहीं 1 न 2 पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। तो शायद आपके एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी कर ली है? मतलब यहाँ से इन्होंने अपनी सेना हटा ली है। तो कौन सा देश है वो? माली। कौन सा देश है? माली। वहां से क्या कर लिया गया है? तो अपनी सेना को वापस बुला लिया गया। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। हाल ही में कौन सा सशस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो किसने किया था? स्मार्ट कार्ड लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला दिल्ली बन गया है। हाल ही में कौन सा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो कौन है ये? इजराइल।
पर यहाँ पे भी क्या शर्तें लागू हैं, अगर टेक ऑफ और लैंडिंग के समय में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, इनकी ये शर्त थी, पर बाकी आप ड्रोन यहाँ पे उड़ा ही सकते हो नागरिक हवाई क्षेत्र में। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी बने हैं साकिब उल गिनी। कौन बने हैं? साकिब उल गिनी। साकिब उल, कौन से देश से ये आते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। साकिब उल गिनी। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास को साउथ 22 आयोजित करेगा? मतलब हो गया है ये युद्ध अभ्यास, तो कौन करेगा? तो बांग्लादेश। ये क्या है? एक सैन्य अभ्यास है। किन दो देशों के मध्य चलाए जा रहे हैं? तो यूएसए और बांग्लादेश के मध्य। और इसका बात पूछे कि कौन सा आयोजित किया जा रहा है, तो कॉप साउथ 22 इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़े। हाल ही में किसने बिजनेस स्टैंड ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये बख्शी साहब को चुना गया है। कौन है ये? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को चुना गया है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और कितनी तारीख को ये मनाया जाता है ये आ गया है इसमें। पर अगर आपसे मैं पूछूं कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, तो दिवस से संबंधित क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में है और ये प्रस्तावित है। क्लियर है? हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? ये करंट का क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से IMP लगा लीजिए। तो कौन है ये? तो जम्मू कश्मीर बन गया है। कौन बना है? जम्मू कश्मीर बन गया है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में चर्चित लश्का बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो चर्चित लश्का बुखार अभी ये कम हो गया है, पर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल रहा था। कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर। ये क्या था? एक बुखार था। कौन सा? लश्का बुखार था। ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो इतना तो बनता ही है कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।